Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. अच्छा जी, वीक 12 के लेक्चर्स में देखते हैं क्या वीक 12 में हम इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे, उसे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि जावा में कोडिंग करते हुए हमें इनहेरिटेंस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग के दौरान हमें वो क्या सिचुएशन होती है जिसके दौरान इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इनहेरिटेंस को यूज़ ना करें तो तब क्या सिनेरियो होता है, और फिर हम उस तरफ जाएंगे आगे के उस सिनेरियो को हम इनहेरिटेंस के ज़रिए कैसे टैकल करते हैं, कैसे कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, एक ही री इन्वेंटिंग दी व्हील की जो फटीक है उससे हम कैसे निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है, एक डायग्राम हमने देखी थी लास्ट टाइम। कम्युनिटी मेंबर, जो यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी मेंबर है, फिर उस कम्युनिटी मेंबर के आगे हमने देखा था कि कैसे उस फैकल्टी उस किस चाइल्ड क्लास हो सकती है, स्टूडेंट उसके चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसकी चाइल्ड क्लास हो सकती है। ठीक है, ये सारी एग्जांपल हमने देखी थी। एक और एग्जांपल जो है वो है शेप हायरार्की की एग्जांपल है। जियोमेट्रिकल शेप, शेप से यहाँ मुराद है जियोमेट्रिकल शेप। ठीक है, अब जियोमेट्रिकल शेप वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो ट्राइंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने आप अब कोई भी शेप आप ड्रा करेंगे तो वो लाइंस का कॉम्बिनेशन होगा, या वो स्ट्रेट लाइन होंगी, या वो जो है सर्कुलर जो है स्फेरिकल टाइप लाइंस होंगी। ठीक है, या राउंड वो लाइन होगी। ठीक है, अब इसमें दो शेप की डायग्राम को दो आगे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक 2 डायमेंशनल शेप्स है और एक 3 डायमेंशनल शेप है। फिर 2 डायमेंशनल शेप की एग्जांपल अगर मैं देखूं तो क्या हो सकती है, सर्कल 2 डायमेंशनल है, स्क्वायर 2 डायमेंशनल है, ट्राइंगल जो है वो 2 डायमेंशनल है, यानी आप इन्हें एक्स और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह 3 डायमेंशनल स्पेसेस हैं जिन्हें एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। इसमें एग्जांपल स्फीयर है, क्यूब है और टेट्राहेड्रन है। ठीक हो गया। अब इस कंसिडर डायग्राम जो आपके बुक में फिगर 9.3 पे मौजूद है, इसे हम वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। दिस हायरार्की बिगिंस विद सुपर क्लास शेप व्हिच इज एक्सटेंडेड बाय सब क्लासेस। ठीक है, शेप जो है वो पेरेंट क्लास है, उससे आगे फिर सब क्लासेस हैं। एक्सटेंडेड बाय सब क्लासेस का क्या मतलब है कि ये क्लासेस इनकी एट्रीब्यूट्स, शेप की जो भी हम एट्रीब्यूट्स रखेंगे और जो भी बिहेवियर डिफाइन करेंगे वो एक्सटेंड होंगे चाइल्ड क्लासेस में। ठीक है, अब चाइल्ड क्लासेस क्या वो है 2 डायमेंशनल शेप और 3 डायमेंशनल शेप। इसमें 2 डायमेंशनल शेप है और 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक हो गया। ये चाइल्ड पेरेंट शेप की दो चाइल्ड क्लासेस होगी, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स। फिर थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की आएगा। थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की में फिर स्पेसिफिक टाइप्स हैं। स्पेसिफिक टाइप्स का मतलब 2 डायमेंशनल में आपने सर्कल और रेक्टेंगल को देख लिया, 3 डायमेंशनल में क्यूब और स्फीयर वगैरह को देख लिया, तो ये इसकी आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि शेप की क्लास से 2 डायमेंशनल जो शेप है वो उसका एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, और फिर 3 डायमेंशनल शेप जो है वो शेप की क्लास का एक दूसरा स्पेशलाइज्ड ग्रुप है। इसी तरह सर्कल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है 2 डायमेंशनल शेप का, और क्यूब जो है वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप है 3 डायमेंशनल शेप का। तो इस तरह से लेवल दर लेवल हायरार्की के अंदर डिफरेंट जो शेप्स हैं हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स रीयूजिंग दी पेरेंट क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, हम एक नया स्पेशलाइज्ड ग्रुप उसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स और एडिशनल और मॉडिफाइड बिहेवियर जब हम यूज करेंगे जावा की कोडिंग के अंदर।
अच्छा, इनके इस शेप को जब हम डायग्राम करते हैं, इस डायग्राम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, we can follow the arrows from bottom of the diagram to the topmost superclass in the class hierarchy to identify several is a relationship. इसने कहा कि ये जो एरो है इस डायग्राम में, आप देखें एरो की जो इस हायरार्की डायग्राम में एरो जो है वो डाउन टू अपवर्ड है, वो फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट क्लास है। सर्कल जो है वो पॉइंट करता है टू डायमेंशनल शेप को, टू डायमेंशनल शेप जो है वो पॉइंट कर रही है शेप को। इसका मतलब है जिस जो एरो जिस तरफ से स्टार्ट हुई है वो चाइल्ड क्लास है, लेट्स से सर्कल, और एरो जिस तरफ को पॉइंट कर रही है वो पेरेंट क्लास है, लेट्स से टू डायमेंशनल शेप। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आएगा, वाई हैज ए रिलेशनशिप इज नॉट इनहेरिटेंस। ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि जो कॉम्पोजिशन है वो इनहेरिटेंस क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। नॉट एवरी रिलेशनशिप इन ए रिलेशनशिप इज एन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो क्लासेस में अगर आपस में कोई रिलेशनशिप है, दो क्लास एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, एक दूसरे से कोड रीयूज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लाजमी तौर पे इनहेरिटेंस ही हो। ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर हमने कॉम्पोजिशन डिस्कस की। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस्ड दी हैज ए रिलेशनशिप। ठीक है, ये जो इनहेरिटेंस है ये इज ए रिलेशनशिप, इसे मैंने आपको कहा था लास्ट वीक के लेक्चर में, जबकि जो कॉम्पोजिशन है वो हैज ए रिलेशनशिप है, और हैज ए रिलेशनशिप जो वो इनहेरिटेंस के जरिए रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। इन विच क्लासेस हैव मेंबर्स दैट आर रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस। ठीक, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का रेफरेंस हो, यानी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए मेंबर एट्रीब्यूट मौजूद हो, जिसे मैं हैज ए रिलेशनशिप कह रहा हूँ, वो इनहेरिटेंस नहीं है। ये बड़ा जरूरी है, इसके एग्जांपल हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन के टॉपिक्स में such relationships create classes by composition of existing classes। ठीक है, चाइल्ड जो कॉम्पोजिशन थी वो क्या थी, एक क्लास पहले से मौजूद है और दूसरी क्लास भी पहले से मौजूद है, लेकिन हम एक क्लास ए और बी पहले से मौजूद है, क्लास बी के एक क्लास बी को हम के ऑब्जेक्ट को हम क्लास ए का कंपोनेंट बना लेते हैं, तो ये इसमें दोनों क्लासेस पहले से मौजूद हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? For example, given the class employee birth date and telephone number, it is improper to say that an employee is a birth date or that an employee is a telephone number। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीक में एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बर्थ डेट के नाम से एम्प्लॉय क्लास के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम टेलीफोन नंबर का एक क्लास बनाए और उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो एम्प्लॉय के अंदर एज ए एट्रीब्यूट रख दें, तो ये कॉम्पोजिशन है। क्यों कॉम्पोजिशन है? बिकॉज एम्प्लॉय हैज ए बर्थ डेट, एम्प्लॉय हैज ए टेलीफोन नंबर, जबकि रिलेशनशिप इसे इनहेरिटेंस हम तब कहते हैं अगर मैं कहूँ एम्प्लॉय इज ए बर्थ डेट या डेट इज एन एम्प्लॉय, टेलीफोन नंबर इज एन एम्प्लॉय, तो फिर ये इनहेरिटेंस होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। इट इज इम्प्रॉपर टू से दैट एम्प्लॉय इज ए बर्थ डेट और दैट एम्प्लॉय इज ए टेलीफोन नंबर, या इसके उल्ट भी हम नहीं कह सकते कि बर्थ डे इज ए एम्प्लॉय और टेलीफोन नंबर इज ए इज एन एम्प्लॉय, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि कार इज अ व्हीकल। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इज ए स्टूडेंट, फैकल्टी इज ए कम्युनिटी क्लास मेंबर, ये चीजें हम कह सकते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल पढ़ी है लास्ट वीक में कॉम्पोजिशन में लास्ट से उसमें क्या था, एम्प्लॉय, मैंने कहा था एम्प्लॉय हैज ए बर्थ डेट।
ठीक है, हमने क्या कहा था, एम्प्लॉय हैज ए बर्थ डेट एंड एम्प्लॉय हैज ए टेलीफोन नंबर, और चूंकि वो हैज ए रिलेशनशिप थी लिहाजा वो कॉम्पोजिशन थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब इज ए रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। इज ए रिलेशनशिप क्या होती है कि PhD स्टूडेंट इज ए स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर इज ए कम्युनिटी मेंबर, सर्कल इज ए टू डायमेंशनल शेप, तो ये इज ए रिलेशनशिप होती है। अच्छा, एक और कंसेप्ट जो हमें फिर जरूरत पड़ेगी वो है प्रोटेक्टेड मेंबर्स की। हमने दो डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। A class public members are accessible wherever the program has a reference to an object of that class or one of its subclasses. Public class, किसी भी क्लास का पब्लिक मेंबर कौन सा होगा, जो एक्सेसिबल होगा जब भी हम उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए मेन में या किसी दूसरी फंक्शन में या किसी दूसरी क्लास आउटसाइड दी क्लास हमें उस पब्लिक मेंबर की एक्सेस होती है। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है, एम्प्लॉय का सेट नेम है, एम्प्लॉय का गेट नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी, सेट सैलरी है, गेट सैलरी है, इस तरह के फंक्शन हम बनाते हैं तो इन्हें पब्लिक एक्सेस देते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेन में जाके एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ये थी पब्लिक एक्सेस। मैंने पब्लिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास बनाई है, मैंने क्लास क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय और उसका एक मेंबर बनाता हूँ नेम, और नेम के टाइप जो मैं रखता हूँ प्राइवेट है, उसकी एक्सेस टाइप जो प्राइवेट रखता हूँ, और वैसे वो एक स्ट्रिंग है। और मैं उसका फंक्शन बनाता हूँ एक गेट नेम, जो मुझे के नेम रिटर्न करता है। ठीक है, अब गेट नेम को की रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि वो नेम रिटर्न करेगा, लेकिन उसकी एक्सेस जो है मैंने पब्लिक रखी है। अब मैं किसी भी दूसरी क्लास में जाऊं, ठीक है, किसी दूसरी क्लास में जाऊं, मेन में जाऊं, किसी दूसरे क्लास के किसी फंक्शन में जाऊं, ठीक है, मेन में या किसी दूसरी क्लास के किसी भी फंक्शन जो इस एप्लीकेशन के अंदर है, वहां पर जाकर मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूं E1, और वो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, न्यू के कीवर्ड के जरिए। ठीक हो गया, जो भी उसका एम्प्लॉय क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगर इसका नेम एक्सेस करना चाहूं तो ये मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर है इस क्लास का। ठीक है, ये एक रॉन्ग मैंने जो है ऑपरेशन किया, क्यों, क्योंकि नेम जो है वो क्लास एम्प्लॉय का प्राइवेट मेंबर था, मैंने उसके ऑब्जेक्ट के जरिए उसे एक्सेस करना चाहा, नहीं हुआ। दूसरी एग्जांपल ये थी, ये प्राइवेट मेंबर एज एक्सेसिबल विद इन, ये सिर्फ क्लास के अंदर मैं इसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये प्राइवेट हो गया। अच्छा, पब्लिक मेंबर जो है वो यहाँ पर था गेट नेम, अगर मैं E1 डॉट गेट नेम करता हूँ, तो अब ये करेक्ट ऑपरेशन है, ये मुझे रिटर्न करेगा
नेम क्यों? क्योंकि नेम गेट नेम जो है वो पब्लिक मेंबर है, पब्लिक मेथड है इस क्लास का। ठीक है, ये दो चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। जो चीज मैं नई आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि प्रोटेक्टेड मेंबर। प्रोटेक्टेड मेंबर की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम इनहेरिटेंस करेंगे, जब हम एक पेरेंट क्लास डिफाइन करेंगे और फिर उसकी चाइल्ड क्लासेस डिफाइन करेंगे, तब हमें प्रोटेक्टेड मेंबर की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो यहाँ डिस्कस हुआ है कि फिर ये उस सूरत हाल में हमें प्रोटेक्टेड मेंबर क्यों जरूरत पड़ेगी और हम कैसे यूज करेंगे। Using protected access offers an intermediate level of access between public and private. पब्लिक जो प्रोटेक्टेड है वो ना तो पब्लिक की तरह हर क्लास से एक्सेसिबल है, हर मेथड से एक्सेसिबल है, और ना ही वो प्राइवेट की तरह हर क्लास से और हर मेथड से इनएक्सेसिबल है। ठीक है, पब्लिक जो डाटा टाइप होती है वो हर जगह से, हर क्लास और जो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी क्लास और फंक्शन हो वो उसे एक्सेस कर सकता है। ये हो गया पब्लिक का कंसेप्ट। प्राइवेट का कंसेप्ट क्या है? नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जो प्राइवेट है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। जैसे कि ये नेम जो है, इसे गेट नेम, सेट नेम या एम्प्लॉय क्लास के किसी और मेथड के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन मेन से जाके इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो ये प्राइवेट एक्सेस है। जबकि गेट नेम को मैं मेन में भी कॉल कर सकता हूँ, इसी एप्लीकेशन में कोई और क्लास है वो गेट नेम को कॉल करना चाहे वो भी कॉल कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट एंड पब्लिक। अब इसने यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्टेड जो है वो क्या चीज है? प्रोटेक्टेड जो इंटरमीडिएट एक्सेस है। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सेस क्या होगी? ये इनहेरिटेंस के केस में यूज होगी। इनहेरिटेंस के सिनेरियो में ये प्रोटेक्टेड जो है क्लास, प्रोटेक्टेड जो डाटा टाइप है वो यूज होगी। ठीक हो गया। Is super class protected member can be accessed by members of that super class, by members of its subclasses and member of other classes in the same package. ठीक है, हम ये जो प्रोटेक्टेड है ये कौन कौन एक्सेस कर सकेगा? चाइल्ड पेरेंट क्लास खुद यूज कर सकेगी, उसकी चाइल्ड क्लासेस यूज कर सकेंगे, या उसी लाइब्रेरी उसी पैकेज में मौजूद दीगर क्लासेस जो है वो यूज कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं और उस पैकेज के अंदर मौजूद बाकी क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हम इनहेरिटेंस पे इस वक्त हैं, तो हम ये सिंपली इस वक्त रखेंगे कि चाहे सुपर क्लास या पेरेंट क्लास खुद और उसकी सब क्लास। ठीक है, पैकेज वाली बात को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हम पैकेज को पढ़ेंगे और तब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स पैकेज एक्सेस भी होती है। पैकेज एक्सेस को फिलहाल हम छोड़ दें, फिलहाल हम ध्यान में रखेंगे सुपर क्लास और सब क्लास जो दोनों एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये जो रुकावट थी मेरे पास, इशू क्या था कि एम्प्लॉय का प्राइवेट मेंबर जो है वो ना मेन में एक्सेस हो सकता है और ना ही वो एम्प्लॉय के किसी चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो प्राइवेट मेंबर है नेम, ये मेन में तो एक्सेस ना हो, किसी दूसरी क्लास में एक्सेस ना हो, लेकिन एम्प्लॉय की मैं एक चाइल्ड क्लास बनाना चाह रहा हूँ। एम्प्लॉय क्लास की मैं एक चाइल्ड क्लास बनाना चाह रहा हूँ डेली वेजेस के नाम से। मैं एक और क्लास बनाता हूँ डेली वेजेस के नाम से। और इसका एट्रीब्यूट रखता हूँ
डेली सैलरी। ठीक है, मैंने डेली वेजेस के नाम से एक क्लास बनाई और इसका एट्रीब्यूट रखा डेली सैलरी, और ये क्या है, ये चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय की। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो नेम का एट्रीब्यूट है, नेम का एट्रीब्यूट है, ये नेम क्लास का जो एट्रीब्यूट है, ये एम्प्लॉय में प्राइवेट है, तो इसका मतलब है मेन में एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि इस क्लास से बाहर कहीं एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये अगर मैं मेन के अंदर इसे कॉल करूं तो ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये इवेंट डॉट नेम जो है, मैं इसे कॉल करता हूं, ये कॉल नहीं होगा। यहाँ मेन के अंदर ये मेन के अंदर जो एक्सेस नहीं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, अब चूंकि ये प्राइवेट है तो ये चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल नहीं है। नेम चूंकि प्राइवेट है तो ये चाइल्ड क्लास डेली वेजेस के नाम से जो मैंने चाइल्ड क्लास बनाई, इसमें भी एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी टाइप जो है वो प्राइवेट से चेंज करके प्रोटेक्टेड बना दूंगा। अब ये है कि ये मेन में तो एज इट इज अनएक्सेसिबल रहेगी जैसे पहले थी, लेकिन ये डेली वेजेस जो इसकी चाइल्ड क्लास है उसको एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड हम क्यों बनाते हैं कि एक क्लास का एक प्राइवेट मेंबर है, वो क्लास पेरेंट क्लास है, मैं चाह रहा हूँ कि वो मेंबर प्राइवेट ही रहे आउटसाइड दी क्लास मेन में, बाकी किसी भी क्लास में, लेकिन चाइल्ड क्लास को उसकी एक्सेस मिल जाए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उस एट्रीब्यूट के टाइप प्राइवेट से चेंज करके प्रोटेक्टेड बना देता हूँ। अच्छा, सुपर क्लास प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, ये वो सिनेरियो था जिसमें हमें जरूरत पड़ती थी। अब सुपर क्लास प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास इटसेल्फ, तो ये वो जरूरत थी जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो डिफाइन करने पड़े। सब क्लास मेथड्स यानी चाइल्ड क्लास मेथड्स कैन रेफर टू पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम द सुपर क्लास। तो पब्लिक मेंबर्स के साथ साथ प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी सुपर क्लास के एक्सेस किए जा सकते हैं चाइल्ड क्लास की तरफ से, सिंपली बाय यूजिंग दी नंबर मेंबर नेम्स। ठीक है, यहाँ पर मेन में देखें, जो पब्लिक अगर मेन के अंदर से आप गेट नेम को एक्सेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डेली वेजेस के अंदर से जाके आप गेट नेम का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि ऑलरेडी पब्लिक है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको साथ में जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ये अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सही समझ आएगा। एक्चुअली बात यह है कि डेली वेजेस एम्प्लॉय भी खुद भी एक एम्प्लॉय ही है, तो इस वजह से उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये क्लियर तब होगा जब हम कोड लिखेंगे, इसका सिनेरियो को समझेंगे, यूएमएल डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड लिखेंगे, तो आपको समझ आएगा गेट नेम का फंक्शन जो है वो हम यानी चाइल्ड क्लास से पेरेंट का एक फंक्शन जो है विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो फंक्शन किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया गया, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एसेंशियली पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें चाइल्ड क्लास के अंदर से अगर हमने पेरेंट क्लास का पब्लिक फंक्शन कॉल करना है तो हमें उसके लिए नया उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाइल्ड क्लास का फंक्शन भी तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ होगा ना। ठीक है, इसको 100% हमें तब समझ आएगी जब हम इसका कोड लिखेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसकी।
लेट्स से मेरे पास क्लास है कमीशन एम्प्लॉय के नाम से। मेरे पास कमीशन एम्प्लॉय के नाम से एक क्लास है। ठीक हो गया। अब इसके मैं कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता हूँ। ये किसका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम जो है उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। इसी तरह एक लास्ट नेम होगा। ठीक हो गया। इसी तरह इस क्लास का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा। इस क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, जिसे मैं SSN कह रहा हूँ एब्रीविएशन के तौर पे। फिर ये कमीशन एम्प्लॉय है, इसको इसकी कोई सैलरी मैं डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक है, कमीशन एम्प्लॉयड है, इसकी सैलरी कोई नहीं डिफाइन होगा, इसका एक कमीशन रेट होगा। ठीक है, और उसकी टाइप जो है मैं लिख देता हूँ डबल। ठीक है, वो जितना उसको कितने परसेंट, उसको जितनी वो सेल्स करेगा उसकी उतना उसे कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी तो ग्रॉस सेल्स इसका एक मैं बना देता हूँ एट्रीब्यूट, और एक मैं इसका एट्रीब्यूट बना देता हूँ कमीशन रेट। ठीक है जी, ये ग्रास सेल्स एक एट्रीब्यूट हो गया और एक कमीशन रेट जो है वो एक एट्रीब्यूट हो गया। अब इन सब के साथ मुझे इस क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा इसके मेथड्स भी हमें डिफाइन करने होंगे। ये ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी, इसकी अर्निंग कैलकुलेट कैसे होगी। ठीक है, तो इस क्लास में अब मैं फंक्शंस डिफाइन करता हूँ। फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इसका एक कमीशन एम्प्लॉय के नाम से इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। अच्छा, इसके बाद इसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए सेटर्स और गेटर्स मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सेट फर्स्ट नेम, गेट फर्स्ट नेम। सेट फर्स्ट नेम का फंक्शन बनाऊंगा, फिर गेट फर्स्ट नेम का फंक्शन बनाऊंगा, फिर सेट लास्ट नेम का फंक्शन बनाऊंगा, फिर गेट लास्ट नेम का फंक्शन बनाऊंगा, फिर इसी तरह ग्रॉस सेल्स का फंक्शन बनाऊंगा, सेट और गेट का फंक्शन। ठीक है, फिर इसी तरह से कमीशन रेट का फंक्शन बनाऊंगा। सेट कमीशन रेट का और गेट कमीशन रेट का, ये सारे फंक्शन बनाऊंगा।
इन सारे सेटर्स और गेटर्स के अलावा ये तो कि जो जा रहा मैंने एट्रीब्यूट्स को देखा उतने सेटर्स और उतने गेटर्स मैंने डिफाइन कर दिए। इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा अर्निंग्स का और एक फंक्शन बनाऊंगा टू स्ट्रिंग का। अब देखें सेट फर्स्ट नेम का फंक्शन जो है, इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं इनपुट दूंगा एक वैल्यू, इसे इनपुट एक स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा और गेट नेम, अगर गेट फर्स्ट नेम की बात करें तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे फर्स्ट नेम जो है वो रिटर्न करेगा, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। अब यही चीज बाकी सेटर्स और गेटर्स में, लास्ट नेम का भी इनपुट एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी और आउटपुट जो है वो एक स्ट्रिंग होगा। ग्रॉस सेल्स में इसी तरह यहाँ पर गेट एसएसएन और सेट एसएसएन का फंक्शन भी बनाना है। गेट एसएसएन और सेट एसएसएन, इसके भी फंक्शंस मैं बनाऊंगा, वो भी स्ट्रिंग जो है एज ए इनपुट लेंगे और स्ट्रिंग को ही एज रिटर्न करेंगे वैल्यू। ग्रॉस सेल जो है वो एक डबल वैल्यू है, तो ये इनपुट डबल रहेंगे और रिटर्न भी डबल करेंगे। कमीशन रेट इनपुट डबल की शेप में होगा और आउटपुट भी डबल की शेप में होगा। अब अर्निंग का जो फंक्शंस है, ये इसने क्या करना है, इसने इस ऑब्जेक्ट की अर्निंग्स फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मैं अर्निंग्स के फंक्शन की बात करूं, मैं अर्निंग्स के फंक्शन की बात करूं, अब देखें अर्निंग्स के फंक्शन में जो है मुझे क्या करना है, जिस एम्प्लॉय के लिए फंक्शन कॉल किया जाएगा उसकी मुझे अर्निंग फाइंड करनी है, यानी वो कितना कमाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसकी जितनी भी ग्रॉस सेल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, अभी ऑब्जेक्ट से मुराद है एम्प्लॉय, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके कमीशन रेट से, तो मुझे उसकी अर्निंग्स मिलेंगी। ये किसके लिए होगा, ये कमीशन एम्प्लॉय क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कमीशन एम्प्लॉय की जो क्लास है कमीशन एम्प्लॉय की जो क्लास है उसके लिए अर्निंग का फंक्शन क्या करेगा, वो ग्रॉस सेल्स प्लस कमीशन रेट रिटर्न करेगा। और इसी तरह इसके टू स्ट्रिंग्स का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, टू स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन है, ठीक है, ये एंड पे मैंने टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन डिफाइन किया है। ये टू स्ट्रिंग कह रहा है कि एम्प्लॉय को स्ट्रिंग की शेप में रिप्रेजेंट करो, मतलब उसे स्क्रीन पे शो करो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एसएसएन, ग्रॉस सेल्स, कमीशन रेट, ये सब शो करो। ठीक हो गया। तो ये मुझे कमीशन एम्प्लॉय को अगर मैं कोड करता हूं तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये तो हो गया वो। अब इसे ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कमीशन एम्प्लॉय का क्लास बनाई, इसी के लिए मैं एक नई क्लास बना सकता हूँ, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। मैं एक दूसरी क्लास, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सेम एप्लीकेशन है, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। ठीक है, मैं इसके साथ एम्प्लॉय का वर्ड नहीं लिखता, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की एक नई क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे,
इसके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कमीशन एम्प्लॉय में मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, लेकिन जब हम कोड करेंगे तो हमें कोडिंग करते हुए वो सारे एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अभी इनहेरिटेंस की तरफ नहीं गया, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि एक ऑलरेडी एक क्लास मौजूद है और एक दूसरी क्लास में बना रहा हूँ जिसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है। प्लस इसमें क्या होगा, प्लस इसकी एक बेस सैलरी है, बेस सैलरी, उसकी टाइप जो वो डबल लिख दें, डबल डाटा टाइप। ठीक है, हमारे पास कमीशन एम्प्लॉय के साथ साथ एक बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जिसमें एडिशनल एट्रीब्यूट है बेस सैलरी। बाकी उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जो ये मैं सारे यहाँ पर स्क्रीन पर लिख नहीं रहा, लेकिन कोडिंग करते हुए हमें सारे लिखने हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, SSN, ग्रॉस सेल्स, कमीशन रेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स और उसके अलावा एक एडिशनल एट्रीब्यूट है बेस सैलरी। तो इसके मेथड्स में भी सारे मेथड्स होंगे जो कि कमीशन एम्प्लॉय में है। कमीशन एम्प्लॉय के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं, लेकिन फर्क क्या, लेकिन इसमें अर्निंग्स का मेथड जो है वो डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, और इसमें टू स्ट्रिंग का मेथड जो है वो डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, और कंस्ट्रक्टर भी डिफरेंट होगा। कंस्ट्रक्टर भी सर्टेन उसमें भी और जो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं उसको भी बेस सैलरी को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जब लिखूंगा उसमें बेस सैलरी का फंक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। कमीशन एम्प्लॉय का जैसा कंस्ट्रक्टर है वैसा ही इसका होगा, लेकिन उसमें बेस सैलरी का एट्रीब्यूट भी आ रहा है। अर्निंग और जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, अर्निंग का क्या डिफरेंस आएगा, अब अगर मैं ये जो अर्निंग का फंक्शन मैं आपको दिखाया है, ये मैंने कमीशन एम्प्लॉय के लिए दिखाया है। अब मैं आपको बताऊंगा बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है, इसमें अगर मैं अर्निंग के फंक्शन की बात करूं तो वो कैसा होगा। ठीक है, बेस प्लस कमीशन के अगर हम अर्निंग की बात करें तो वो कहां से फाइंड होंगी, वो होगी बेस सैलरी प्लस ग्रॉस सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कमीशन रेट। ठीक है, ग्रॉस सेल्स मल्टीप्लाई कमीशन रेट, जो कि यहाँ पर कमीशन में था, इसके साथ एक बेस सैलरी भी होगी। ठीक है, तो ये अर्निंग का फंक्शन सेम है, उसमें फार्मूला भी सेम है, सिर्फ उसमें बेस सैलरी ऐड हुई है। तो अब ये जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, इसका कंस्ट्रक्टर में हमने ये बेस सैलरी की वैल्यू ऐड करनी है, और इसको जब आपने डिस्प्ले करना है टू स्ट्रिंग के फंक्शन में तो सिर्फ उसमें बेस सैलरी को भी डिस्प्ले करना है। तो बेसिकली आप देखें तो कमीशन एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है
ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। सिर्फ ये है कि बेस प्लस कमीशन में कमीशन के सारे एट्रीब्यूट्स हैं प्लस उसका एक अपना एट्रीब्यूट एडिशनल है। तो ये सिचुएशन क्वालिफाई करती है इनहेरिटेंस की। तो अभी हमने ये सिचुएशन देखी है विदाउट इनहेरिटेंस। तो विदाउट इनहेरिटेंस मुझे बेस प्लस कमीशन में कमीशन एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स ही ऐड करने पड़ रहे हैं और उनको थोड़ा सा फिर मॉडिफाई भी करना पड़ रहा है। तो अगर मैं इनहेरिटेंस यूज करूंगा, इनहेरिटेंस किए बगैर ये करूंगा, तो मुझे बहुत एक्सटेंसिव कोडिंग करनी पड़ेगी बेस प्लस कमीशन की क्लास में। जबकि मैं इनहेरिटेंस यूज करूंगा तो कमीशन एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट्स भी इसमें आ जाएंगे और प्लस में बेस प्लस कमीशन भी से ऐड करूंगा। तो ये चीजें हम लैब में देखेंगे और आने वाले लेक्चर में देखेंगे कैसे अब हमने कोड कैसे करेंगे और कोडिंग में हमें ये इजीनेस कैसे देगा।